नमस्कार, यह 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। 11 बजे का समय वो समय होता है जब दिन का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सियासत का हर दाव, सरकार की हर हलचल और देश विदेश की वो हर खबर जिस पर है 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर की पैनी नजर। और आज जिन महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले हैं वो है कांग्रेस की लिखी एक चिट्ठी जातीय जनगणना पर, जिससे मच चुका है सियासी घमासान। और इसके साथ साथ अगर आपको बताएं कि आज दिल्ली सरकार से आर्थिक कमजोर वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला है एक बड़ी सौगात। क्या है ये सब कुछ और साथ ही साथ खबरें और भी होंगी। चलिए 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। जातीय जनगणना के फॉर्मेट पर कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी पर बीजेपी का पलटवार। तरुण चुग ने कहा 70 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। गुजरात के स्कूलों की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल ने दिखाया आईना। तत्कालीन सरकार के स्कूलों की दिखाई सच्चाई। 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर नासिक से रवाना हुई कांदा एक्सप्रेस। 5 प्रमुख शहरों में 35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी बिक्री। और जम्मू कश्मीर की फेंसिंग ने खेल जगत में रचा इतिहास। श्रेया गुप्ता और विशाल थापर एशियन गेम्स में पेश करेंगे भारतीय चुनौती। चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। मांग की है कि बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई जातीय जनगणना की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। तरुण चुग ने कहा है कि जिन्होंने बार बार सम्मानित डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया, जिन्होंने आरक्षण पर काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया, वही कांग्रेस अब जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। वहीं KP मौर्य ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, तब जाति जनगणना नहीं कराई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार जाति जनगणना कराने जा रही है। और इससे कांग्रेस सहित कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, उनके गठबंधन के जो दल हैं, उनमें बौखलाहट है, घबराहट है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, सबको स्थान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। मांग क्या की है बताते हैं आपको। मांग की है कि बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई जातीय गणना की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाए। कांग्रेस का मानना है कि 14 अगस्त को जारी जनगणना के मौजूदा फॉर्मेट के अनुसार जातीय जनगणना से देश में अलग अलग जातियों की सही संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। कांग्रेस ने फॉर्मेट में बदलाव की मांग की है। और इसी चिट्ठी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री के साथ है। वही पार्टी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाए, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। आइए अब आपको बताते हैं काका कालेलकर आयोग के बारे में। देश का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। आयोग ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान कर ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की। सरकारी नौकरियों में 25 से 40% और तकनीकी संस्थानों में 70% आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया। आयोग ने शिक्षा, भूमि सुधार और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। हालांकि जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाने पर विवाद हुआ और नेहरू सरकार ने रिपोर्ट लागू नहीं की। तो यह है काका कालेलकर रिपोर्ट, जिसके अंदर किस तरीके से ओबीसी के बारे में बात की गई, जाति के बारे में बात की गई। आखिर संसद में राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर क्या कहा था, वो भी आइए अब आपको बताते। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का इंटरव्यू आपको बताते हैं, जो 3 मार्च 1985 को नवभारत टाइम्स को दिया गया था। क्या कहा था उसमें उन्होंने? संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लेकर राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर यह कुछ कहा था, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। भारत में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ये राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर कहा था और यही बात ईसाइयों के लिए भी सही है, यह बात सिखों के लिए भी सही है, जो अधिकांश तो ठीक स्थिति में है, लेकिन फिर भी ऐसे समूह हैं जो ठीक स्थिति में नहीं है। तो मंडल कमीशन पर राजीव गांधी का ये बयान तब आया था और इसके साथ साथ उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ी बातें कही थी। सच्चाई यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करके उन्हें प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को किसी भी लाभ से वंचित कर दिया है। उन्होंने सरकार ने और कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत बड़े हिस्से को शामिल नहीं किया है, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए भारत में। आपको बताएं, और ये कई बड़ी बातें जो हैं राजीव गांधी ने वहां मंडल कमीशन के समय ये बड़ा बयान जब था उन्होंने दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इंटरव्यू के बारे में अगर आपको बताएं, और साथ ही साथ जो हमने आपको मंडल कमीशन के बारे में बताया वो हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो हम आपको विस्तार के साथ बता रहे हैं और पीछे ले जाकर बता रहे हैं, ताकि कांग्रेस की चिट्ठी का जो बीजेपी पलटवार कर रही है वो आखिरकार उसका आधार क्या है। तो ये मामला आपको बताया, जो राजीव गांधी का इंटरव्यू है 3 मार्च 1985 को दिया गया और ये मामला 6 सितंबर 1990 का है। और उनमें उन्होंने क्या कहा था ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां उन्होंने इन प्रावधानों को सिरे से विचार किया जाए इसके बारे में कहा था और वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को यह सुविधा और सहायता दी जाए, ये राजीव गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा था। लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने के से पूरे देश को जो नुकसान होगा उसके बारे में भी राजीव गांधी ने यहाँ के नाम पर जो बुद्धुओं को बढ़ावा जो है वो ना मिले, ये तब राजीव गांधी ने कहा था। तो इस समय हमारे संवाददाता कुमार आलोक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार से ज्यादा जानकारी लेते हैं। कुमार,
कांग्रेस की लिखी चिट्ठी पर अब सियासी बवाल हो चुका है और बीजेपी भी पलटवार कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने तर्क दे रही है इस चिट्ठी में। और पहली चिट्ठी नहीं है ये कांग्रेस की, लेकिन अगर पीछे जाके हम देखे जाए, काका कालेलकर आयोग के बारे में बात की जाए, फिर राजीव गांधी ने जो बयान उस समय दिए थे उसके बिल्कुल विपरीत आज कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेकर चल रही है, जिसके बारे में बीजेपी भी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जिस तरीके से विश्लेषित किया आरक्षण को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के, तो आप इतना बड़ा आपने ढांचा ये तैयार किया कि उस पर बहस, बहुत लंबी बहस हो सकती है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ा गया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया कि हाँ, जातीय जनगणना होना चाहिए। उसमें संपूर्ण विपक्ष भी तैयार था और उस पर एक सर्वे कराया गया और उस सर्वे में कम से कम 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसमें लगभग मेरे डाटा के अनुसार 9 करोड़ गलतियां पाई गई। लेकिन आज कांग्रेस सरकार ने जो सर्वे कराई थी जातीय जनगणना को लेकर के, तो आज भी डाटा वो मौजूद है, लेकिन वो डाटा को जारी नहीं किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। और अब जिस तरीके से कह रहे हैं, कल जयराम रमेश की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने जो चिट्ठी जारी किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, दोनों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उसमें 23 पेज की ये चिट्ठी है। 23 पेज में से 2 पेज में सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आपको जातीय जनगणना करनी चाहिए और बाकी की जो 21 पेज हैं उसमें बिहार और तेलंगाना में जो जातीय जनगणना, जो जातीय सर्वे हुआ है, उसका पूरा डेटा दिया गया है। तो अब उनका कहना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का तरीका जो चुना गया है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि जो कॉलम में आएगा 40 क्वेश्चंस हैं जनगणना में, आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे पब्लिक के पास और 40 क्वेश्चंस में से जो 10वां क्वेश्चन है उसमें इनका कहना है कांग्रेस का कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो तरीका है वो गलत है। यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये होगा कि आपको सिर्फ अपनी जाति बतानी है। एक ऑप्शन आएगा कि इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपनी जाति की पहचान नहीं कराना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं किसी जाति से नहीं हूँ। तो इस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया कांग्रेस ने और उन्होंने कहा कि नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होना चाहिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब कि अगर किसी राज्य में इतनी जातियां हैं तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में हो कि सारी जातियां का ऑप्शन हो और उसमें जो जनता हो या जो पब्लिक हो वो अपना जाति चुन ले। तो इसको लेकर के ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सेकंड चीज है कि आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के लिए, खासकर उन्होंने कांग्रेस का ये भी कहना है कि उसमें जो जनगणना के जो 40 क्वेश्चनर है उसमें ओबीसी का ऑप्शन है ही नहीं, ये भी गलत है। अब आप देखिए कि ओबीसी को चेयरमैन, जो ओबीसी का जो चेयरमैन होता है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। नीट परीक्षा में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया। केंद्रीय एवं सैनिक विद्यालय में 37% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया और 37% अभी ओबीसी के जो लोग हैं वो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो अभी जो लड़ाई हो रही है कि ओबीसी के वोट को लेकर, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के वोट को लेकर के राहुल गांधी भी घूम रहे हैं। अभी तो जेनजी और युवा को लेकर के अपना अभियान चला रहे हैं, लेकिन असली नजर इनकी ओबीसी और ईबीसी के वोट पे है, जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना ज्यादा काम कर दिया है, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक वहां पर कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आपने काका कालेकर का जिक्र किया, जो नेहरू के समय में जो कमेटी बनी थी ओबीसी के लिए या ईबीसी के आरक्षण के लिए, उसको दबाए रखा गया और मेरे बहुत ही करीबी के एमपी सांसद थे आरा के कुशवाहा, तो वो जिंदगी भर लड़ते रहे कि काका कालेकर की रिपोर्ट लागू किया जाए। लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि आउटसाइड सपोर्ट उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि हाँ, जब मंडल कमीशन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई वहां भी हम भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी बीपी सिंह गवर्नमेंट को। तो अब एक तरह से आप कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस इस कार्ड को खेलना चाहती है, वहीं पर बीजेपी लगातार उसको काउंटर कर रही है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब अभी लद्दाख में शुरू हुआ है, लद्दाख और हिमाचल के कुछ एरियाज में जनगणना शुरू हो गई है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस का रवैया क्या रहता है। और बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम 1931 के बाद, आप सोच लीजिए
कि 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना, आप कहाँ थे? 70 वर्ष आप कहाँ थे? नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थी। आपने जातीय जनगणना पर क्यों नहीं विचार किया? और आप देखिएगा कि जब कभी भी बिहार, यूपी में जहां भी चुनाव होता है तो चुनाव विश्लेषक किसका आधार देते हैं कि हाँ फलाना कंस्टिट्यूएंसी में, यानी कि नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में इतना जाट है, इतना गुर्जर है, इतना पंजाबी है। ये कहाँ से डाटा लिया जाता है? 1931 की जनगणना के अनुसार। बिल्कुल तो बड़ा हास्यास्पद है, जिन्होंने खुद वंचितों की बात नहीं की, जिन्होंने खुद जातीय जनगणना नहीं कराई, आज वही सवाल उठा रहे जब जातीय जनगणना हो रही है। कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधा लिए चलेंगे अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश, जहां 60 साल की महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विसेज योजना की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीरज बोरा जी, माननीय विधायक गोपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्यामरेश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव परिवहन एवं अध्यक्ष राज्य सड़क परिवहन निगम श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, आयोग और बोर्ड के अध्यक्षगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर। हमने कहा भी सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए, माताएं बहनें आएंगी, उनको मिष्टान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। और आज इसी कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं और इतनी भारी संख्या में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली अन्य जनपदों से आप लोग भी आए हैं। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन जो यूपी परिवहन बस सेवा है वो फ्री कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में ये राखी के मौके पर ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है
MDH किचन किंग से होगा बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH सोना उठना UPI UPI खाना पीना UPI UPI हंसना गाना UPI UPI रूठना मनाना UPI UPI बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े इंडिया कर लेता UPI UPI यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। UPI मेरी पसंद, मेरी पसंद। मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्कूलों की बदहाली और एजुकेशन सिस्टम पर इस समय बड़ी चर्चा हो रही है। सियासी संग्राम भी इस पर छिड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और पंजाब के स्कूलों को लेकर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें दोनों राज्यों के स्कूलों के इंस्पेक्शन की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच पंजाब के स्कूलों की बदहाली के वीडियो सामने आने लग गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि पंजाब के स्कूलों के दावों की पोल खुल रही है। पंजाब की आप सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। दिल्ली में भी जब आपकी सरकार थी तो शिक्षा व्यवस्था को मॉडल बताकर काफी वाहवाही लूटी गई थी। लेकिन जब उनकी पुरानी सहयोगी स्वाति मालीवाल ने दिल्ली स्कूलों में भ्रष्टाचार को लेकर आपकी सरकार को ही आड़े हाथों ले लिया था। दिल्ली में जब आपकी सरकार थी तो स्वाति मालीवाल ने स्कूलों में जाकर जमीनी स्तर पर पड़ताल की थी। जर्जर बिल्डिंग, कमजोर छतें और दीवारों में दरारें तक दिखाई गई थी और आप सरकार की पोल खुली थी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने स्वाति मालीवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। स्वाति मालीवाल ने क्या कहा था, ये भी आइए आपको सुनवा देते हैं। ये स्कूल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मतलब हद है भ्रष्टाचार की। पूरा का पूरा क्रैक हो रखा है, देखिए चारों ओर क्रैक। लैंटर है नहीं, क्रैक ही क्रैक है बस। नहीं ये देखो ना, पूरा हालत देखो ना कितनी खराब हो रही है। 2020 में बनी और अब 2024 में उसको खराब डिक्लेयर कर दिया है। अब दोबारा होगा। कोई सीमेंट नहीं, हाँ देखो ना, बिल्कुल कोई सीमेंट ही नहीं है। जो स्कूल है इसमें 4 फ्लोर हैं, लेकिन लैंटर नहीं है। सीलियों पे ये स्कूल बना हुआ है। 4 साल के अंदर अंदर ये स्कूल की कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये डेंजरस घोषित हो चुका है और अब इसका डेमोलिशन होने वाला है। ये है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, सारे में क्रैक आ रहा है। कोई लैंटर नहीं है, ऐसे सिल्लियां लगा रखी हैं, वो भी टूट टूट के गिर रही हैं।
इस समय हमारे संवाददाता इसी पूरी खबर पर बन चुके हैं हमारे साथ दीपक रावत हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, अपने तो शीश महल, लेकिन जब बच्चों की बात आए तो फटे हाल, बुरे हाल। उन्हीं की पुरानी सहयोगी स्वाति मालीवाल तो पहले ही इन स्कूलों की पोल खोल चुकी है। अब पंजाब में भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी गई है, स्कूलों की हालत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहतर की गई है, लेकिन वहां से भी कुछ इसी तरीके के बदहाल तस्वीरें निकलती हुई नजर आ रही हैं। अब जब बच्चे इसी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो अपना जीवन सुधारने की बात करते हैं, भविष्य को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी पार्टी जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति की लगातार बात करते रहे, चाहे दिल्ली में जब उनकी सरकार थी तब की बात हो या पंजाब में उनकी सरकार हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से तस्वीरें चाहे पंजाब के स्कूलों की सामने आ रही हैं और अब दिल्ली के जो उनके समय में जो काम हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ रही है, उससे काफ़ी चीज़ें साफ हो गई हैं। सीधे तौर पर ये शुरू कैसे हुआ भाई आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने चैलेंज दिया बीजेपी को कि गुजरात के कुछ स्कूल उन्होंने दिखाया और पंजाब के कुछ स्कूल उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि दोनों पर डिबेट कर लीजिए। उसके बाद ये जो बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि जो उन्हीं की पूरी पुरानी साथी रही हैं, उनकी पार्टी में रही हैं, उन्होंने उनको राज्यसभा भेजा, स्वाति मालीवाल। अब हालांकि वो बीजेपी में चली गई है, उनका ही एक वीडियो है कुछ दिन पुराना, और ये वो स्कूल है शाहबाद डेरी का, आउटर दिल्ली का, जो 2020 में बना था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन उसके कुछ ही साल बाद, यानी 2 या 3 साल बाद ही ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई कि इसमें स्कूल क्लासेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया। इसको डेंजरस घोषित कर दिया गया, इसे खाली कराना पड़ा, बच्चों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। उसकी हालत आप देखिए तो उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से दीवार उनमें क्रैक्स हैं, आप देखिए प्लास्टर झड़ रहा है, जिस तरीके से दिखा रही है कि कहीं भी चीज़ें आप देखिए तो वहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो इस पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि एक स्कूल जो कि 2020 में आपकी सरकार द्वारा तैयार किया गया, आपने उसका उद्घाटन किया, शिक्षा क्रांति की बात कही, और चंद समय बाद ही उस स्कूल की हालत इतनी भयानक हो जाती है कि उसे डेंजरस घोषित कर दिया जाता है और उसको खाली कराना पड़ता है। हालांकि उस स्कूल का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी बात अब चल रही है, लेकिन यही वजह है कि लगातार जो है वो शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर अब बहस बड़ी होती जा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी के जो नेता हैं और खास तौर पर उन्हीं की पुरानी पार्टी में रहे लोग हैं, वो अब इस तरीके से स्कूलों के जो वीडियोस हैं वो सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सवाल अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं वो सवाल उनको खुद से भी पूछना चाहिए कि जब उनकी सरकार दिल्ली में थी तो उन्होंने किस तरीके के स्कूलों का निर्माण कराया। विज्ञापन तक की बात कही गई, कहा गया कि बड़े बड़े विज्ञापन जो हैं वो चलाए गए थे तब की शिक्षा क्रांति को लेकर, लेकिन अब असली जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। दीपक, जब केजरीवाल की सरकार थी तो स्कूलों को का जो इंडेक्स मापा जाता था वो हैप्पीनेस इंडेक्स से माना जाता था, और स्कूलों के रखरखाव, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े वायदे किए जाते थे। लेकिन उन्हीं की जो पुरानी सहयोगी रही, उन्होंने ही सारी पोल खोल दी, और पोल खोल ही रही सिर्फ तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात केजरीवाल करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शीश महल बनाए और इस शिक्षा व्यवस्था, इन स्कूलों को बदहाल हाली पर छोड़ दिया। जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की बात ही लगातार अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी करती रही है, चाहे जब दिल्ली में उनकी सरकार रही हो या पंजाब में उनकी सरकार है, या फिर जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में वो बात करते हैं। और ये वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज तक किया, कई बार चैलेंज किया बीजेपी की सरकारों को कि आप अपने स्कूल दिखाइए और हमारे स्कूल दिखाइए। लेकिन अब जब उन्हीं के स्कूलों को दिखाया गया है, खुद उनकी पुरानी साथी दिखा रही हैं, उस पर अब तक पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है कि आखिर ऐसे स्कूल की हालत क्यों हो गई कि जो कि 2-3 साल के अंदर इतना जर्जर हो गया है। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये वो उन स्कूलों की तस्वीर है, ये बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है, ये हाल ही में ली गई तस्वीरें हैं। स्वाति मालीवाल ने जो क्लेम किया है, उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2020 में वो एक बोर्ड भी उन्होंने दिखाया जिसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। 2020 में ही इसका उद्घाटन हुआ और 2 या 3 साल के अंदर ही उसे जर्जर घोषित कर दिया गया, डेंजरस घोषित कर दिया गया, बच्चों को वहाँ से शिफ्ट कराना पड़ा। तो आप सोचिए कि किस तरीके का निर्माण कार्य वहाँ पर किया गया होगा, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर लगाई गई होंगी। इस पर सवाल तो उठते ही हैं, और सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि जिस तरीके से चैलेंज आप दूसरों को कर रहे हो, आपको भी इसकी जवाब देनी चाहिए। दीपक, और जब सरकार थी तो बजट आवंटित हुआ शिक्षा के लिए, वो बजट कहीं ना कहीं जो स्कूल थे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए था, उसके लॉजिस्टिक्स को अच्छा करने के लिए था, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो दिल्ली सरकार हो या फिर पंजाब में आपकी सरकार हो, कहीं ना कहीं उनकी जो तमाम पोल है, क्योंकि इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने तो कुछ और तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, ये बयां कर रही है सच्चाई की।
जी बिल्कुल, तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही, और ऐसी तस्वीरें जो कि आपके समय पर बने हैं, आपने उसका उद्घाटन किया है और उसके कुछ ही टाइम बाद इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो जवाब तो देना होगा। हालांकि अभी तक इस वीडियो पर कोई जवाब पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल की जब सरकार रही थी दिल्ली में, तो दावा ये किया जाता था और हर बार ये कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा बजट का जो खर्चा होता है, बजट स्पेंड होता है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य का ही रखा गया। शिक्षा पर भले ज़्यादा रखा गया और उस दौरान शिक्षा क्रांति की बात भी कही गई, लेकिन अब जब दिल्ली में सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, और इस दौरान जो पुरानी जो बिल्डिंगें जो तैयार की गई थी, उनकी जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर किस तरीके का बजट जो है वो इस्तेमाल किया गया, किस तरीके की बिल्डिंग आपने तैयार की, किस तरह का पैसा खर्च किया गया, किस तरीके से बातें जो कही गई थी उन बातों के दावे और हकीकत क्या है, वो तमाम चीज़ें जो है वो सवालों के कटघरे में हैं। और यही वजह है कि जो स्वाति मालीवाल की इस वीडियो के बाद से सवाल अब खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल दीपक, सवाल तो खड़े होने लग गए हैं। आप देखते हैं कि आप सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर आती है। तमाम जानकारियों के साथ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता को संतुलित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्याज की सप्लाई के लिए स्पेशल ट्रेन कांडा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित लासल गांव से प्याज की रेक की लोडिंग शुरू हो चुकी है और स्पेशल ट्रेन के जरिए करीब 800 मीट्रिक टन प्याज देश के प्रमुख बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। शुरुआत में दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी को इसके लिए शामिल किया गया है। जरूरत के मुताबिक आगे दूसरे शहरों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। सरकार का मकसद सिर्फ प्याज की सप्लाई बढ़ाना ही नहीं, बल्कि बाजार की कीमतों को स्थिर रखना और आम उपभोक्ताओं को राहत देना भी है। इस पहल के तहत प्याज को 35 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने की तैयारी है। हालांकि ये प्याज सीधे बाजार में नहीं बेचा जाएगा। एनसीसीएफ, नाफेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों के जरिए उपभोक्ताओं तक प्याज पहुंचाया जाएगा। यानी किसानों को बेहतर बाजार और उपभोक्ताओं को नियंत्रित कीमत दोनों के बीच संतुलित बनाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। सरकार का दावा है कि जरूरत के हिसाब से सप्लाई बढ़ाकर प्याज की उपलब्धता मजबूत की जाएगी और कीमतों पर नियंत्रण रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि रेलवे दोनों किसानों के लिए और उसी के साथ साथ में जो खरीदार हैं उनके लिए भी प्याज की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। हर साल मध्य रेलवे के द्वारा मुख्यत्वे करके नासिक के आसपास के जो स्टेशंस हैं, जैसे जिसमें लासलगांव, निफाड़, खेरवाड़ी, इन स्टेशनों से अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग प्याज यहाँ से भेजते हैं। इस साल भी अब तक हम लोग 10 रेक की लोडिंग यहाँ पे पूरी कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि ये रेक वहाँ जाने से जो प्याज की प्राइसेस हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सरकार की तरफ से ये कांडा वॉर शुरू हो चुका है, यानी कि प्याज के जो कटने पर जो आंसू बहते हैं वो महंगाई के ना बहे, इसलिए सरकार इस पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि सरकार किस तरीके से तैयारी करके इस प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या है ये कांडा एक्सप्रेस। आपको बताते हैं कि प्याज लेकर दौड़ेगी ये स्पेशल ट्रेन। कांडा यानी महाराष्ट्र में प्याज को कांडा भी कहा जाता है, तो ऐसे में इस एक्सप्रेस का नाम ही कांडा एक्सप्रेस रखा है। स्पेशल ट्रेन है, नासिक से देश भर में सप्लाई की जाएगी और प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। जहाँ 800 मीट्रिक टन प्याज जो है उसकी उत्पादकता जो है उसके लिहाज से इसको बढ़ाया जाएगा। 5 बड़े शहरों तक ये पहुंचेंगे प्याज, जिसमें शामिल है आपके 5 बड़े शहर, जिसमें दिल्ली शामिल है, चेन्नई शामिल है, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी। ये इन बड़े 5 शहरों में ये कांडा एक्सप्रेस जाएगी, जहां 800 मीट्रिक टन जो है वो प्याज पहुंचेगा। 35 रुपए किलो में अब ये प्याज मिलेगा। जो सरकार कोशिश कर रही है कि प्याज के भाव ना ज़्यादा बढ़े और उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच सके, इसलिए एनसीसीएफ, नाफेड और केंद्रीय भंडार के द्वारा आपको ये 35 रुपए किलो के प्याज जो है वो मिल पाएंगे। कीमतों पर नियंत्रण यहाँ लगाने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्याज की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था, इसलिए सरकार ने बड़ी राहत दी है उपभोक्ताओं को कि जो प्याज की कीमतें हैं उसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण और एक समन्वय लाया जा सके। ऐसे में ये कांडा एक्सप्रेस जो है वो 5 बड़े शहरों में पहुंचेगी और किसानों को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों की एक जो डायरेक्ट है वो पहुंच उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएगी और बाजारों में बढ़ेगी प्याज की उपलब्धता। प्याज की कोई किल्लत नहीं हो,
इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। आपूर्ति और कीमत में संतुलन बना रहे, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई है उसमें भी संतुलन बना रहे और महंगाई पर भी ज्यादा दबाव ना पड़े, इसको लेकर सरकार इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, कहीं ना कहीं प्याज आंसू ना बहाए उपभोक्ताओं को, इसलिए सरकार ने बड़ी तैयारी की और कांदा एक्सप्रेस रफ्तार के साथ 5 शहरों में पहुंचेगी। देखिए भावना, प्याज वैसे तो आंसू निकालती हम सभी जानते हैं, लेकिन सरकार हर बार हर साल बरसात के मौसम में प्रयास करती है कि आम जनता के आंसू महंगाई की वजह से निकले। हाँ, खाने की वजह से निकले तो बिल्कुल वो तो पौष्टिक रहता है और आंखों के लिए फायदेमंद भी रहता है भावना, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम पूरे इस बैकग्राउंड में जाएं तो हर साल बरसात के मौसम में, क्योंकि प्याज का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि ज्यादातर जो ट्रकों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्याज भीग जाती है, प्याज कई बार बरसात के अंदर सड़ जाती है। इस वजह से ये दिक्कतें उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत के राज्यों में ये देखने को मिलती हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं, देश के सभी लोग जानते हैं कि कितनी बारिश होती है और उस बारिश के अंदर ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, सरकार ने पिछले कई वर्षों से इसकी शुरुआत की है कि प्याज को अब कांदा एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने का सरकार जो है लगातार प्रयास करती है। और एक बार फिर से कांदा एक्सप्रेस जिसे नाम दिया गया है, वो ट्रेन जो है नासिक से चलेगी और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली को 800 मैट्रिक प्याज मिलेगा और इससे जो दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां तक भी उसकी आपूर्ति की जाएगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि जब मंडियों में लगातार भाव बढ़ता है तो सरकार नेफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के माध्यम से कोशिश करती है कि लोगों को 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज मिले। हाँ, ये बात जरूर है कि बाजार की मंडियों के अंदर या बाजारों के अंदर आप देखें तो इस समय 50 से 55 रुपए का जो रेट है वो प्याज का चल रहा है। लेकिन ऐसे में जब एनसीसीएफ की गाड़ियां गली मोहल्लों तक जाती हैं, नेफेड के जो आउटलेट्स हैं वहां से जब प्याज मिलती है, तो अब हर साल ये तस्वीरें दूरदर्शन के माध्यम से दिखाते हैं कि लोग प्याज लेने के लिए वहां पर लाइनों में लगते हैं और प्याज को लेते हैं। तो सरकार की हमेशा कोशिश रहती है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो प्याज हो या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आने वाले 2 से जो 3 महीने हैं ये त्योहारी सीजन है, दिवाली एक बड़ा त्योहार होगा। ऐसे में लोगों को राहत देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कई सालों लगातार ये सिलसिला जारी चला आ रहा है। अभी तो सरकार ने 5 शहरों तक इसको पहुंचाने की प्लानिंग बनाई है, रणनीति बनाई है। क्या सरकार इस पहल के जरिए अनुज क्या इसको विस्तार भी देने की कोशिश करेगी? अभी कांदा एक्सप्रेस 5 शहरों तक की, दक्षिण से लेकर उत्तर तक को इसको कवर किया जा रहा है, क्या ये प्लानिंग को विस्तार मिलेगा आगे? देखिए भावना, सरकार मॉनिटरिंग करती है। ऐसा नहीं है कि देश के सभी राज्यों के अंदर प्याज के भाव बढ़े हैं। 5 राज्यों का फैसला इसलिए लिया गया है कि ये बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं, और अगर बड़े शहर के अंदर प्याज आएगी तो उसके आसपास के जो कई शहर हैं वहां तक उसकी आपूर्ति की जाती है। ऐसे में सरकार की लगातार मॉनिटरिंग है। अगर कई दूसरे और शहरों से अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो इसको सरकार बढ़ाती है। एनसीसीएफ के स्टोर हम जानते हैं देश भर के राज्यों के अंदर, सभी शहरों के अंदर मौजूद है, नेफेड के भी मौजूद हैं। तो सरकार लगातार मॉनिटरिंग करेंगी। जब जरूरत होगी तो और ज्यादा प्याज मंगाया जाएगा, दूसरी कांदा एक्सप्रेस ट्रेन को भी मंगाया जाएगा। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्याज की आवक है, इस बार जो खरीफ की जो फसल हुई थी उसको आने में थोड़ी सी देरी हुई थी। और देखिए, इस सब के पीछे कोई मानव कारण नहीं है, इसके पीछे मौसम आधारित कारण है। बरसात अनुज, इसके साथ साथ संक्षेप में आपसे और भी एक बात जानना चाहूंगी कि किसानों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। उस समय बुआई देरी से होती है, क्योंकि होता क्या है कि किसानों को इससे बड़ी राहत इसलिए भी शायद मिलेगी क्योंकि अनुज वेयर हाउसेज में जो प्याज है वो सड़ते रह जाते हैं, उनको बेहतर बाजार नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार की किसानों को राहत पहुंचाने की यहाँ कोशिश है कि डायरेक्ट बाजार तक पहुंच मिलेगी। भावना, आपका सवाल बिल्कुल सही सवाल है। और देखिए, सरकार एक बफर स्टॉक अपना बनाकर रखती है और सरकार क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जो भाव बढ़े हैं प्याज के, उस बफर स्टॉक से सरकार ने प्याज को मंडियों में निकालना शुरू कर दिया है। और जब बफर स्टॉक से प्याज निकलती है तो फिर सरकार किसानों से सीधी खरीद करती है। और अभी जो ये ट्रेन आ रही है, हम जानते हैं कि ये सरकार ने
खरीद की है और आने वाले समय में प्याज की और ज्यादा सरकार खरीद करेगी, तो ऐसे में किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है। जो बिचौलिए होते हैं वो फायदा नहीं उठाते हैं, जो आड़ती होते हैं वो फायदा नहीं उठा पाते हैं, और सरकार सीधे खरीद करती है, जिससे आम जनता को सस्ती दरों पर प्याज मिलती है और किसान को एक अच्छा दाम मिलता है। तो कुल मिलाकर सरकार की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। भावना, बिल्कुल। चलिए, एक बड़ी राहत यहाँ किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी और सरकार की ये बड़ी पहल सामने आती हुई नजर आ रही है। अनुज, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरें होंगी खेल जगत से। जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज के साथ। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर में नजर में आप सभी का स्वागत है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। फेंसर श्रेया गुप्ता एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। विशाल थापर ने भी भारतीय टीम में जगह बनाकर प्रदेश के लिए डबल धमाल किया है। तो खेल के क्षेत्र में लगातार भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन दिखने को मिल रहा है। दोनों खिलाड़ी सितंबर में जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्मू और कश्मीर के फेंसिंग ने इतिहास रचते हुए फेंसिंग में पहली बार एशियन गेम्स में एंट्री कर ली है और एशियन गेम्स 2026 में जम्मू कश्मीर के 2 फेंसर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें श्रेया गुप्ता और विशाल थापर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की श्रेया गुप्ता और विशाल थापर ने 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय फेंसिंग टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 सेबर फेंसर एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्रेया गुप्ता ने रैंकिंग के आधार पर एशियन गेम्स के इंडिविजुअल और टीम इवेंट में, जबकि विशाल थापर ने टीम इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। सीनियर नेशनल चैंपियन श्रेया गुप्ता की उपलब्धि खास तौर पर ऐतिहासिक है। वे एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दोनों खिलाड़ियों का चयन वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है। एशियन गेम्स में पहले फेंसिंग में आई थिंक कोई भी नहीं है अभी तक। तो हमारे सीनियर्स, हमारे कोचेज छोटूलाल सर, हमारे सीनियर आशीष सर, ये सब भी पहले जब प्लेयर थे, इन्होंने भी एशियन गेम्स के ट्रायल्स व्रायल्स में बहुत बार ये अपेयर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका स्टूडेंट और आज ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जम्मू फेंसिंग के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि एक विजन दिखेगा नेक्स्ट हमारी जनरेशन को और मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की। काउंसिल ने खिलाड़ियों के कोच और सपोर्ट स्टाफ के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। आज का दिन ये दिन देखने के लिए एक कोच, मैं कोच बोल रहा हूँ, कोच का ख्वाब होता है कि बच्चा ओलंपिक खेले और ओलंपिक के नज़दीक है एशियन गेम्स। इसकी अगली सीढ़ी ये ओलंपिक है और वो दिन दूर नहीं होगा कि ये ओलंपिक भी खेलेंगे पक्का। 101% यहाँ तक हमारे को यकीन है इस बात का। ये सिर्फ फेंसिंग की अचीवमेंट नहीं है, इट इज़ अचीवमेंट ऑफ होल JKUT और जितने भी यहाँ पे एथलीट्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है। अगर हमारे डिसिप्लिन से एक ऐसा बच्चा एशियन गेम्स तक पहुँच सकता है तो इट इज़ नॉट मतलब स्मॉल थिंग फॉर अदर डिसिप्लिन्स टू अचीव दिस टारगेट।
दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि को जम्मू कश्मीर के खेल जगत में मील का पत्थर माना जा रहा है। अब दोनों खिलाड़ी सितंबर 2026 में जापान की आईची नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बदल रहा है। स्पोर्ट्स में लोग तरक्की कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो बदलती तस्वीर है उसकी एक नई गाथा जो है ये सभी प्लेयर्स लिख रहे हैं। डेली न्यूज़ के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। और साथ ही हमारे साथ रजत वोरा जुड़ भी चुके हैं। आइए रजत का रुख करते हैं। रजत, अगर देखें तो खेल के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने ये एक नई उपलब्धि हासिल की और कड़ी मेहनत और सालों की कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन होगी, जिसका नतीजा ये रहा कि आज श्रेया और विशाल जो है अब एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये इतिहास के में भी श्रेया और विशाल का नाम जो है वो जोड़ा जाएगा। लेकिन अब जब एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किए हैं तो क्या रणनीति रहेगी दोनों खिलाड़ियों की? जी बिल्कुल, एक जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में खासतौर पर फोकस कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका हमेशा से जब भी जम्मू कश्मीर का दौरा रहता है तो वो जरूर ये मेंशन करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव की लहर है वो देखने को मिल रही है। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो खासतौर पर जो कदम हाल ही में उठाए गए हैं उसका ये नतीजा है कि श्रेया गुप्ता जो है वो सिलेक्ट हुई है। पहली महिला फेंसर है जम्मू कश्मीर की जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली है। वहीं विशाल थापर से भी जब डीडी न्यूज की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सुनहरा पल है और सभी खिलाड़ी जो 32 साल से भी ज्यादा का एक सफर जम्मू कश्मीर में फेंसिंग का है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। और सभी दोनों खिलाड़ी जो हैं इनके कोचिंग से भी हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सबकी निगाहें जो है एशियन गेम्स में है कि उसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर भारत का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। और अगला टारगेट जो है वो ओलंपिक्स होगा, क्योंकि ओलंपिक्स में अगर वो एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एक बड़ा टारगेट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी, एक बेंचमार्क ये साबित होंगे। और यही कारण है कि पूरा जम्मू कश्मीर इन्हें बधाई दे रहा है और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये उन गेम्स में ये देखें टीवी पर। जब ये गेम्स आएंगी तो कहीं ना कहीं इन्हें भी नजर आएगा कि किस तरह से हमारे बीच में से ही निकले खिलाड़ी जो हैं आज दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशन बनेगी। पर साफ तौर पर इसके लिए बधाई जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल को भी देनी होगी। नुसरत गुल जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने काफी इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें। विशाल थापर ने खुद बताया कि हम जो है सीढ़ियों में शुरुआत करते थे, गेम खेलते थे फेंसिंग के, और आज हमारे लिए ट्रैक्स बने हैं, लगातार स्टेडियम्स जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं और बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। तो साफ तौर पर जो कदम बिल्कुल रजत, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र और राज्य का समन्वय और ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर जिसमें एक नई बयार देखने को मिल रही है और खेल क्षेत्र में ये स्वर्णिम पल जो देखने को मिला है, इसमें श्रेया का नाम भी खास तौर पर यहाँ इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पहली महिला फेंसर एशियन गेम्स में क्वालिफाई करने वाली श्रेया बन गई हैं। तो श्रेया के अगर बारे में आपसे मैं जानना चाहूँ और अगर उनके खेल करियर के बारे में जानना चाहूँ तो कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने इसके लिए की है? जी बिल्कुल, 1 दशक से ज्यादा हो चुका है जब श्रेया गुप्ता जो हैं वो फेंसिंग कर रही हैं जम्मू कश्मीर के। पहले वो जम्मू में इसी स्टेडियम में, मौलाना आजाद स्टेडियम में लगातार प्रैक्टिस करती है और अब जो है वो देश के अलग अलग बेहतरीन जो कोचेस हैं उनसे वो ट्रेनिंग ले रही हैं। श्रेया गुप्ता के फादर संजय गुप्ता से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी वो पूरी तरह से फोकस्ड है। जो पटियाला और अहमदाबाद में कुछ कैंप जो हैं इनके लिए लगाए जा रहे हैं और लगातार एक जम्मू कश्मीर की महिलाओं की बात करें तो एक समय ऐसा था जब ये यहाँ से कहीं ना कहीं कोई हिंड्रेंसेस, कई सारी रुकावटें जो है उनके लिए बनती थी। बट श्रेया गुप्ता जरूर ये सभी महिलाओं के लिए आज जो है वो इंस्पिरेशन बनी है, मोटिवेशन बनी है कि अब जल्द से जल्द वो भी चाहेंगी कि इसी तरह से वो भी फेंसिंग करें या बाकी गेम्स में शामिल हो, क्योंकि फेंसिंग ज्यादा लोग पहले नहीं जानते थे। बट अब जब से श्रेया गुप्ता या विशाल थापर की उपलब्धि है तो जरूर अब कई सारे और लोगों को भी ये मोटिवेट करेगा कि हमें भी इन गेम्स में आना है और केंद्र सरकार की जो सपोर्ट जम्मू कश्मीर को मिल रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाकर हमें भी इस तरह की जो बड़े मंच है वहां पर जम्मू कश्मीर को, भारत को रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल रजत, आप कोशिश रहेगी कि एशियन गेम्स में पदक भी लेकर आया जाए। यहाँ तक तो पहुंच गए क्वालिफाई करने तक, तो क्या जो काउंसिल है उसने अपनी तैयारियों में बदलाव किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और कहीं बेहतरी की गई है? तैयारियों में कैसे अब इसको और गति दी जा रही है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले बताया, इनकी ट्रेनिंग जो है लगातार पहले जम्मू कश्मीर में चल रही थी और अब उसके बाद इन्हें जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद में भी यहाँ पर भेजा गया और उसके बाद अब पटियाला में भी जो एशियन गेम्स के कैंप्स लगने वाले हैं उसमें भी ये दोनों खिलाड़ी जो है वो शामिल होंगे। विशाल थापर की बात करूं तो 20 साल से ज्यादा लगातार ये जम्मू कश्मीर में फेंसिंग कर रहे थे और इन्होंने पूरा बदलाव जो है देखा और इसीलिए अब एशियन गेम्स के लिए जो नई स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पदक हम हासिल कर सके और जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हें पूरी तरह से बेहतर ट्रेनिंग जो बिल्कुल इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि है रजत, और अब कोशिशें यही होंगी कि एशियन गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिले। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन समृद्ध गांव की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के बुधनी और खाते गांव में पायलट मॉडल विकसित होंगे। सफल होने पर इसे दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने गांदरबल जिले में 1998 के बंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू कर दी है। हमले में शामिल सभी आतंकवादियों और उनके साथियों की पहचान करना और हमले में उनकी भूमिका को पूरी तरह से स्पष्ट करने का मकसद। ICMR के महानिदेशक ने कहा कि देश में इन्फ्लुएंजा वायरस का मौजूदा प्रसार हाल के वर्षों में देखे हुए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है और वायरस के किसी नए या असामान्य स्ट्रेन का पता नहीं चला है। देश में H1N1 में भी मौसमी बदलाव ही देखने को मिल रहा है और कोई असामान्य आनुवांशिक परिवर्तन सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10,630 करोड़ रुपए की विकास प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुद्ध लाभ रिकॉर्ड 10,176 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ और NPA घटा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार 13.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार तेज करने का निर्देश दिया है। उरुग्वे के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने किया। उरुग्वे ने भारत के साथ बढ़ते व्यापार और सहयोग पर भरोसा जताया। अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका सामानों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का ऐलान किया है। स्टील, डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई सेक्टर प्रभावित होंगे। पूर्वी यरूशलेम में UNRWA ट्रेनिंग सेंटर में इजरायली कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र ने आपत्ति जताई है। UN ने बिना अनुमति परिसर में प्रवेश का आरोप लगाते हुए कार्रवाई रोकने और परिसर वापस सौंपने की मांग की है। टाइफून साउडेल के ओकिनावा के करीब पहुंचने की आशंका है। दक्षिणी जापान में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने बाढ़ और भूस्खलन को लेकर लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। चलिए आप मार्केट का हाल देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज का शेयर बाजार क्या हरे निशान या फिर लाल निशान के साथ खुला है। साथ ही साथ सोना चांदी में भी क्या मजबूती देखने को मिली है या वहां पर घाटा दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बाजार अपडेट। और आज के बाजार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में बढ़त देखने को मिल रही है। अगर कल के मुकाबले देखें तो 67.3 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है 77,720.54 पर। वहीं निफ्टी 50 में यहाँ घाटा देखने को मिला है। यहाँ 38.90 के घाटे के साथ 24,295.65 पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी 50। वहीं 362.10 की मजबूत बढ़त के साथ निफ्टी बैंक जो है 57,876.30 पर यहाँ कारोबार कर रहा है। चलिए सराफा बाजार देख लेते हैं। सोना चांदी का यहाँ भाव देखें तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। सोने चांदी के भाव को देखें तो आज सोने में मजबूती देखने को मिल रही है। 1,63,029 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना यहाँ ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी के भाव को देख ले तो यहाँ पे भी 0.08% की मजबूती देखने को मिल रही है और प्रति किलो चांदी का भाव है 2,44,328 रुपए। तो आज का शेयर बाजार देखिए या फिर सराफा बाजार मिला जुला यहाँ सब देखने को मिल रहा है। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर में नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DT न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।